मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू कर रहे हैं। पहली वीडियो है और हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हो गया है 570 में। ईश्वर के भेजे हुए दूत हैं ये, और जहां कहीं भी खलीफा शब्द का इस्लाम में प्रयोग हुआ है, या ये कहिए कि खलीफा शब्द का इस्तेमाल इस्लाम में किया गया है, तो वह ईश्वर के दूत के रूप में किया गया है। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब से पहले इनका जो चाचा, वैसे इनके जन्म से पूर्व इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। अब्दुल नाम था, अम्मी थी अमीना। मम्मी का नाम क्या था? अमीना। इससे पहले इनके कबीलों में मूर्ति पूजा होती थी, और इनके चाचा ताऊ जो कुछ भी थे उनका भरण पोषण उसी से होता था। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। शुरुआती 3 वर्ष वे गुप्त रूप से कार्य करते रहे। उसके बाद उन्होंने सीधे प्रचार किया। हमारे यहाँ प्रश्न, इनके जो खलीफा रहे हैं उनको क्रम में लगाने का प्रश्न आ सकता है। लोक सेवा आयोग हो चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, तो हजरत मोहम्मद साहब के बाद, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के बाद जो खलीफा बने वो थे अबू बकर। क्या नाम था? अबू बकर। लाइन पे ही रहिएगा, थोड़ी कोई इश्यू है। हाँ ठीक है। अबू बकर खलीफा बने, और अबू बकर के बाद उमर खलीफा बने। फिर उसके बाद तीसरे खलीफा बने हैं उस्मान, और चौथे खलीफा बने हैं अली। इन चारों का क्रम आपको याद रखना होता है। 4 ही मुख्य खलीफा रहे। मैंने आपको बताया अब मर उसका अली, अब मर गया उसका अली। क्रम याद रखना। अब अबू बकर, मर उमर, उसका उस्मान, अली, और चौथे थे अली। अबू बकर मोहम्मद शाह के बाद मुसलमानों के पहले खलीफा चुने गए। ये शाह कहिए या साहब कहिए, अबू बकर के बाद कौमा लगेगा। अबू बकर जो है मोहम्मद साहब के बाद पहले खलीफा बने, कोई बात ही नहीं है उसमें। उमर खुलफाए राशिदीन में दूसरे खलीफा बने। उमर का अर्थ है सत्य और असत्य में फर्क करने वाला। उमर के बाद तीसरे खलीफा उस्मान चुने गए, और चौथे खलीफा हैं अली इब्ने अबी तालिब। मुसलमानों के चौथे खलीफा चुने गए। इससे आगे चलते हैं। मुसलमानों के 5 कर्तव्य, धर्म के संदर्भ में देखा जाए तो मुसलमानों के 5 कर्तव्य बताए गए हैं। ये तो उन्हें करना ही करना है। नमाज आप अच्छी तरह जानते होंगे, तो मैंने कहा रोज कह नमाज। रोजा, जकात, कलमा, हज और नमाज। कुल मिला के 5 इनके कर्तव्य माने जाते हैं मुसलमानों के। रोज कह नमाज से निकाल लेंगे आप रोजा, जकात, कलमा, हज और नमाज। एक और प्रश्न यहां बहुत विशिष्ट आता है। भारत पर जो आक्रमण हुए हैं, विदेशी आक्रमणों में भी अरब आक्रमणकारियों का क्रम में लगाने का प्रश्न आता है। किसमें प्रश्न आता है? इनको क्रम में लगाना है। काश गजनी ने गौर किया होता नादान अहमद पर। काश गजनी ने गौर किया होता नादान अहमद पर। ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत। ये पूरी कहानी अभी मैं बताता हूं आपको। काश पहला सफल मुस्लिम आक्रमणकारी माना जाता है कासिम को। किसको माना जाता है? कासिम को। हालांकि कासिम से पहले कई बार आक्रमण हुआ भारत की सीमाओं पर, लेकिन उन्होंने आंशिक सफलता पाई या बहुत कम सफल हुए। इसीलिए इतिहास में तो है, लेकिन इन क्रम में लगाने का प्रश्न इन्हीं का पूछा जाता है। गजनी, इसके बाद आक्रमण हुआ है मुख्य आक्रमण 1001 में महमूद गजनबी का। गजनबी। गौर, इसके बाद मोहम्मद गौरी 1175-76।
किया होता तैमूरलंग, नादान, इसके बाद नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली। ये बिल्कुल इसे आप क्रम में लगा पाएंगे, आगे कौन था पीछे कौन था, ये प्रश्न आप हल कर लेंगे। अब जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया 712 में, तो वहां सिंध का राजा दाहिर था। सिंध का राजा कौन था? दाहिर। दाहिर के पिता का नाम था, दाहिर के पिता का नाम था चंद्र। क्या नाम था? चंद्र। और चंद्र के पिताजी का नाम था चाच। चाच का बेटा चंद्र और चंद्र का बेटा दाहिर। इनकी पीढ़ी में यह तीसरा राजा था और यह थे ब्राह्मण वंश। कैसे थे ये? ब्राह्मण वंश था। इससे पहले जब चाच था, चाच जो है वो मंत्री था इससे पहले के दरबार में। उस राजा का नाम था साहसी। क्या नाम था? साहसी। ये शूद्र वंश का राजा था साहसी। और साहसी की जब मृत्यु हो गई तो उनकी, देखिए लाड़ो नाम फिर आएगा यहां। ये उस स्त्री का नाम है जो साहसी की पत्नी थी, उसका नाम है लाड़ो। लाड़ो के साथ शादी की दाहिर के बाबा अर्थात चाच ने। चाच कौन थे? चाच साहसी के यहां मंत्री थे। और राजा कैसा है? शूद्र। और मंत्री कौन है? ब्राह्मण। इससे एक और बात समझिए कि शूद्र का भी बहुत जगह शासन रहा है और जाति प्रथा जो थी इतनी ज्यादा परेशान करने वाली नहीं थी। विधवा विवाह भी हुआ। देखिए अब कैसे कि साहसी की पत्नी लाड़ो की शादी हुई किससे? जो कि विधवा हो गई थी। किससे? चाच से। चाच था मंत्री इनके यहां। इससे आगे की वीडियो देखते हैं। ये विदेशी यात्री हैं और विदेशी यात्रियों के साथ साथ इनकी कुछ किताबें हैं जो पेपर में अक्सर पूछी जाती हैं। अबे गंजा पुराणों की तहकीकात कर रहा है। अबे गंजा पुराणों की तहकीकात कर रहा है। अब मतलब अबे अल बरूनी, बात किसकी हो रही है? अल बरूनी की। गंजा किसके साथ आया था? गजनबी के साथ। महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। कौन? अल बरूनी। पुराणों को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति, पहला मुस्लिम कहिए, व्यक्ति मत कहिए, पुराणों को पढ़ने वाला पहला मुस्लिम कौन है? अल बरूनी। तहकीकात, किताब का नाम है इसका तहकीक ए हिंद। क्या किताब है? तहकीक ए हिंद, या इसे कहिए किताबुल हिंद। किताबुल हिंद किसकी पुस्तक है? अल बरूनी की। अल बरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। पुराणों को पढ़ने वाला पहला मुसलमान यही था। इसने तहकीक ए हिंद, किताबुल हिंद किताब लिखी थी। अल बरूनी को पेपीय श्री भी कहते हैं। पेपीय श्री भी कहते हैं। आगे चलते हैं। पृथ्वी जो है, मोहम्मद गौरी 1175-76 से आक्रमण शुरू कर दिए थे और जो मुख्य युद्ध है वो पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ है, तराइन का युद्ध। 2 युद्ध हुए हैं तराइन के। अब एक दो चीजें आप देखिए, सन कैसे याद रखेंगे इसकी। पृथ्वी, ये पृथ्वी का शेप मानी। तराई मतलब निचला क्षेत्र। गोरी, यहां बर्फ है, गोरी है। पृथ्वी, पृथ्वीराज चौहान। गोरी, तराई, पृथ्वी तराई में गोरी है। पृथ्वी, पृथ्वीराज चौहान। तराई, तराइन का युद्ध। गौरी, मोहम्मद गौरी के बीच। अब सन भी बहुत अच्छी है, देखिए 1 और 2, पहला और दूसरा। 1191 में हुआ है पहला, 1192 में हुआ है दूसरा। जो जिसका नाम पहले आया है वो पहले वाला जीता, जिसका नाम बाद में आया है वो दूसरा वाला जीता। तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। पहला युद्ध 1191 में हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए। दूसरा तराइन का युद्ध 1192 में हुआ जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुआ। पृथ्वीराज तृतीय को ही पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है। बड़ा अच्छा है, यहां पे प्रश्न ये भी आएगा कि पृथ्वीराज कौन से थे। तो देखो 1 2 3 कौन से पृथ्वीराज थे? पृथ्वीराज तृतीय, इन्हीं को पृथ्वीराज चौहान कहते हैं। एक और है फिरदौसी। फिर पूरब में जाओगे, फिर पूरब में जाओगे। फिर फिरदौसी को कहते हैं पूर्व, पूर्व का होकर। शाहनामा
के लेखक फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जा रहा है। शाहनामा भी याद रखनी है। देखिए एक पुस्तक है चचनामा, ये किस भाषा में है? फारसी ग्रंथ। चचनामा पुस्तक है, फारसी में लिखा हुआ है। इसमें जानकारी मिलती है अरबों द्वारा किस प्रकार सिंधु को जीता गया था। भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अरब। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार, देखिए गजनबी के साथ अभी अलबरूनी आया जरूर था, लेकिन उसका जो सरकारी या दरबारी इतिहासकार था वो था उतबी। बस इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। अभी गंजा पुराणों की तहकीकात कर रहा है, अभी बताया था पुराणों को पढ़ने वाला पहला मुस्लिम, तहकीक हिंद, किताबुल हिंद, ये बताया था ना। तो अभी इसमें भी एक और बात है, उतबी जो है वो महमूद गजनबी का औपचारिक या सरकारी या दरबारी इतिहासकार था। उसकी जो किताब है किताबुल यामिनी है। क्या किताब का नाम है? किताबुल यामिनी या तारीख यामिनी। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है कुछ सिक्कों पर, और दूसरी तरफ कलमा खुदा हुआ है। गजनी वंश का संस्थापक अल्पतगीन था। गजनी वंश का अन्य नाम यामिनी वंश है। देखिए यहां पे भी आप समझ जाएंगे, गजनी तारीख यामिनी, इसको यामिनी वंश कहते हैं। फरिश्ता ने तारीख फरिश्ता या गुलशन इब्राहिमी नमक किताब लिखी है। इब्न बतूता अबू अब्दुल्लाह ने अपनी पुस्तक में हरिहर प्रथम का वर्णन किया है। ये गाना, ये तो कविताएं भी बहुत सारी हैं, इब्न बतूता, बगल में जूता, और छोटे बच्चों के लिए भी कविता लिखी गई है इस बात पे। इनका पूरा, इसका ओरिजिनल नाम क्या था? अबू अब्दुल्ला। पुस्तक क्या है? इस अपनी पुस्तक में किसका वर्णन किया? हरिहर प्रथम। ये हरिहर प्रथम कहां से आ गए? ये विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। आगे का अगली वीडियो में देखेंगे। हैव ए नाइस डे, बाय। पेज संख्या 3 है, वीडियो दूसरी है। मध्यकालीन भारत के इतिहास की। ये जो नालंदा विश्वविद्यालय, अक्सर प्रश्न आएगा इसको, बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। किसने? बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। भारत में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अख्ता प्रदान किया था। अख्ता इख्ता कुछ भी समझ लीजिए इसे। अब यहां दो चार चीजें और समझिएगा। गुलाम वंश को ही ममलूक वंश कहते हैं। क्या कहते हैं? ममलूक वंश या गुलाम वंश एक ही बात है। मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हरा दिया। पृथ्वीराज तृतीय को हरा दिया, उसके क्षेत्र को जीतकर ये वाला क्षेत्र वो सौंप के चला गया। किसे? कुतुबुद्दीन को। और कुतुबुद्दीन का गुलाम था इल्तुतमिश। तो गुलामों का गुलाम, देखिए मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन और कुतुबुद्दीन का गुलाम इल्तुतमिश। तो गुलामों का गुलाम इसीलिए कहा जाता है इल्तुतमिश से। यहां दो चार प्रश्न आपसे ये बनते हैं कि जब इनके शासक आएंगे गुलाम वंश के, पहले तो यही प्रश्न बनता है ममलूक वंश किसे कहते हैं? तो गुलाम वंश को ही ममलूक वंश कहते हैं। स्थापना किसने की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक आप लगाएंगे। फिर इनके जो शासक हैं उनको क्रम में लगाने का प्रश्न आता है। कब आई रुक रजिया? कब आई रुक रजिया? और कोई नहीं बोलेगा रजिया गुंडों में फंस गई। बहुत पुराना गाना है, उसके पीछे क्यों पड़े हुए हो? कब आई रुक रजिया, ये देखते हैं। कब आई रुक रजिया? ओ बैरी रुक जा। अगर आप यूपी के हैं तो ये सारे शब्द आपसे परिचित हैं। कब? कुतुबुद्दीन। सबसे पहला जो शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद आराम शाह गद्दी पर बैठा। कौन बैठा? आराम शाह। बहुत थोड़े समय के लिए, बहुत थोड़े से दिन के लिए आराम शाह जबरदस्ती शासक बन गया था। इसके बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। अब इल्तुतमिश की बेटी तो थी रजिया लेकिन इसी बीच में रजिया
और इल्तुतमिश के बीच में एक और शासक, इसका नाम है रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन गद्दी पर बैठा। इसके बाद रजिया सुल्तान और इसके बाद बहराम शाह। कब आई रुक रजिया बहरी? कब आई रुक रजिया बहरी? कब? कुतुबुद्दीन, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन, रजिया सुल्तान, बहराम शाह। ये गुलाम वंश के शासकों का क्रम है। एक और प्रश्न आपने अक्सर देखा होगा कुतुब मीनार के बारे में। अब इस पे भी बड़ा चर्चा है कि ये पहले क्या था, बाद में क्या है, किसने बनवाया। आधुनिक इतिहासकार बड़े बड़े तर्क इसके संदर्भ में प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन हमें तो वो पढ़ना है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसे फिर कब बनवाओगे? इसे फिर कुतुब मीनार के बारे में आप कह रहे हैं, इसे फिर कब बनवाओगे? इसे इल्तुतमिश, फिर फिरोज शाह तुगलक, कब? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार बनाने में इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक एवं कुतुबुद्दीन ऐबक का महत्वपूर्ण योगदान था। कुतुब मीनार की नींव ऐबक ने डाली थी, इससे पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। बाद में कुछ टूट गई थी बिजली गिरने से, तो फिरोज शाह तुगलक ने फिर इसे पूरा करा दिया। अब सारी बातें करेंगे हम इल्तुतमिश के बारे में। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इल्तुतमिश को। अब एक गुलाम ने खलीफा का दिल जीता। अब एक गुलाम ने खलीफा का दिल जीता। अब शुद्ध अरबी सिक्के चलाए किसने? इल्तुतमिश ने। इक्तेदारी प्रथा की शुरुआत की इल्तुतमिश ने। बातें इल्तुतमिश की हो रही हैं सारी। इक्तेदारी प्रथा, गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को। खलीफा से अनुमति पत्र प्राप्त किया इल्तुतमिश ने। दिल्ली में मकबरा स्थित है इल्तुतमिश का। जीतल और तावा, तांबे का जीतल चलाया किसने? इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जो राजधानी थी वो लाहौर थी। जो राजधानी थी वह लाहौर थी, और इल्तुतमिश के समय राजधानी दिल्ली बनाई गई। यहां आप लिख लीजिए कहां गया, दिल्ली में राजधानी। दिल्ली राजधानी लाने का श्रेय जाता है इल्तुतमिश को। मकबरा तो है ही है। आगे चलते हैं, पेज नंबर 4 देखते हैं। एक ताजी चाट। आप चाट की दुकान पे कभी गए हो तो हमसे कहता भाई साहब फ्रेश ही देना। एक ताजी चाट, एक इक्तेदारी प्रथा और इल्तुतमिश की बात है। ताजी, तांबे का जीतल चलाया था। तांबे का जीतल चलाया। चांदी का क्या चलाया? टका। इक्तेदारी प्रथा की शुरुआत भी इल्तुतमिश ने की है। ताजी, जो जीतल इल्तुतमिश ने चलाया वो तांबे का था। ताजी, चांदी का क्या चलाया? टका। किसने? इल्तुतमिश ने। अभी गुलाम वंश ही चलेगा कुछ देर तक। इसे आप ऐसे समझिए, कुतुबुद्दीन गुलाम क्यों था? गुलाम वंश के पहले और अंतिम शासक से संबंध में प्रश्न पूछा आपसे, तो मैंने कहा कुतुबुद्दीन गुलाम क्यों था? भाई गुलाम इसलिए था कि मोहम्मद गौरी ने उसे खरीदा था। पहला शासक जो गुलाम या ममलूक वंश का है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। क्यों? और क्यूमर्स इसका अंतिम शासक है। क्यूमर्स जो है गुलाम वंश का अंतिम शासक है। इससे आगे चलते हैं। ये कई सारे फैक्ट हैं जो अक्सर पेपर में आते हैं, अक्सर हैं। यहां से अगर मध्यकाल से प्रश्न आता है तो यहां से एक प्रश्न जरूर उठाते हैं। मंगल ने देवी के बल से 9 पास की है। मंगल ने
देवी के बल से 9 पास की है। मंगल, मंगोलों से बचाव किया। रक्त एवं, इसमें अभी और भी है। गल, गुलाम वंश, गुलाम चालीसा की समाप्ति इसी ने की। गुलाम चालीसा बनाया किसने था? इल्तुतमिश ने। और समाप्ति किसने की? गयासुद्दीन बलबन ने। मंगल मंगोलों से बचाव किया, गुलाम वंश से संबंधित था, गुलाम चालीसा की समाप्ति इसने की, रक्त एवं लोह नीति अपनाई, राजा के दैवी शक्ति में विश्वास रखता था। बलबन की बात हो रही है। नौरोज का प्रारंभ करवाया। पाबोस प्रथा की शुरुआत करवाई। सजदा प्रथा की शुरुआत करवाई। देखिए, दरबार में सुल्तान के पैरों को चूमना, पाबोस, उसके सामने लेट जाना, यह प्रथा फारसियों की प्रथा थी। इसने अपने शुरू करवाई। किसने? बलबन ने। बलबन से संबंधित कई फैलेंगे। तो मैंने कहा मंगल ने रक्षा देवी के बल से 9 पास की। मंगल, गुलाम चालीसा का, गुलाम वंश से संबंधित था, गुलाम चालीसा का नष्ट कर दिया इसने। मंगोलों से इसने बचाव किया था भारत का। देवी, राजा में दैवीय शक्ति है, राजा ऊपर से चुनकर भेजा जाता है। इस बात का भरोसा किया करता था, इस बात पर विश्वास किया करता था। कौन? मंगोलों से बचाने वाला अर्थात बलबन। मंगल ने रक्ता देवी के बल से 9 पास की। दैवी शक्ति हो गई। बलबन की बात हो रही है। नौरोज उत्सव का प्रारंभ, यह भी फारसियों का त्योहार था नौरोज, इसकी शुरुआत भारत में कराई। पाबोस और सजदा प्रथा की शुरुआत भी बलबन ने अपने दरबार में की थी। मंगोलों से बचाव हेतु इसने बहुत अच्छे दुर्ग बनवाए थे। आगे चलते हैं। अजी बलबन की सेना पर शक मत करो। अजी बलबन की सेना पर शक मत करो। अजी, दीवाने अर्ज, सेना, सैन्य विभाग, और शक, राज्य को इसने शक या जिलों में विभाजित किया था। प्रश्न आएगा, ये यूपीएससी का प्रश्न है। शक मतलब, शक यहां बस की बात नहीं हो रही, शक का मतलब है जिला। इस शक के रूप में विभाजित किया था बलबन ने अपने राज्य को। और एक और विशिष्ट बात क्या थी कि दीवाने अर्ज की स्थापना, दीवाने अर्ज की स्थापना, ये किससे संबंधित था? दीवाने अर्ज सैन्य विभाग से। देखो, अजी सेना से संबंधित है। किसने बनाया? बलबन ने। इसी ने अपने राज्य को शक के रूप में अर्थात जिलों के रूप में विभाजित कर रखा था। आगे का अगली वीडियो में देखेंगे। बकरीद भी आएगी, और बकरीद वैसे भी आने वाली है। गुप्ता जी आएंगे, गुप्तचर विभाग है ये। आगे देखेंगे। हैव ए नाइस डे बाय। दीवाने कजा भी पढ़ेंगे। पेज नंबर 5 से शुरू कर रहे हैं। मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो मामा जी जो हैं, अपने मामा जी हमने बकरीद पे बुलवाए हैं। एक होता था दीवाने वरीद, वो गुप्तचर विभाग का हेड होता था। मामा, आज जासूस होते हैं कि नहीं होते? ये पुराने जमाने में भी जासूस हुआ करते थे। तो मामा बकरीद पर गुप्ता जी आएंगे। मामा जी से हमने कहा मामा बकरीद पर गुप्ता जी आएंगे। गुप्तचर विभाग हुआ करता था। बकरीद, दीवाने वरीद इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। मामा वरीद मुमालिक विभाग है, उसके अध्यक्ष हैं दीवाने वरीद, और ये काम करते थे गुप्तचर विभाग। देखिए दो चीजें, मैं 2 विभाग और याद कर रहा हूं, 1 सेकंड में आपको याद रहेंगे। पहले से देख लिए। अमीर ए आखुर, खुर किसके होते हैं? वैसे तो हिरण के भी थे भाई, घोड़े के खुर, घोड़े के। ये अश्वशाला अध्यक्ष को बोलते थे अमीर ए आखुर। और देखिए दोबारा, काजी, यहां कजा लिख रहा है, दीवाने कजा। काजी क्या करते हैं? न्याय करते हैं। दीवान ए कजा किसका था? न्याय विभाग को कहा जाता था उस समय। ये लीजिए, ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको याद करने हैं।
मदरसा ए मुज्जी नामक मदरसे की स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। यह मोहम्मद गौरी के नाम पर रखा गया था। अब ये मोहम्मद गौरी के नाम पे इसने रखा, तो देखिए क्योंकि इल्तुतमिश गुलाम था कुतुबुद्दीन का और कुतुबुद्दीन गुलाम था मोहम्मद गौरी का, इसलिए रखा है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया। रजिया बेगम को सत्ता से हटाने करने में तुर्कों का हाथ था। बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर के मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेख पर स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं ये। मदरसा ए नासिरिया नामक मदरसे की स्थापना बलबन ने की थी। बलबन के अनुसार राजा जिल्ले अल्लाह अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। कुतुबुद्दीन को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, पील बख्श भी कहते हैं। लाखों को दान करने वाला, पील बख्श मतलब हाथियों को दान करने वाला। ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण हुई थी। सल्तनत के सुल्तानों में इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम दिल्ली को राजधानी के रूप में स्थापित किया। तारकिन का दरवाजा नागौर राजस्थान में इल्तुतमिश ने बनवाया था। अब आते हैं यहां थोड़ा सा खिलजी वंश की शुरुआत हो गई है। फिर जला मुबारक। हमने कहा था कुतुबुद्दीन गुलाम क्यों था, तो क्यूमर्स उसका अंतिम शासक था। फिर जला मुबारक, फिर जला फिरोज शाह जलालुद्दीन खिलजी, इसने स्थापना की थी खिलजी वंश की, और इसका अंतिम शासक था मुबारक शाह खिलजी। कौन था? मुबारक शाह खिलजी। खिलजी वंश का अंतिम शासक था मुबारक शाह खिलजी। इससे पहले हमने चर्चा की है, ये वन लाइनर है, इंपोर्टेंट है सारे। अब आगे चलते हैं। नंगा मुबारक और खिल गया। नंगा मुबारक और खिल गया। नंगा, ये जो मुबारक शाह खिलजी था वो नंगा होकर दरबार में आ जाता था। नंगा होकर दरबार में आने वाला मुबारक शाह खिलजी, और औरतों के कपड़े पहनने वाला औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया थे, उनसे द्वेष रखने वाला खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? मुबारक शाह खिलजी। दोबारा एक बार समझते हैं, कई सारे तरीके से इसका प्रश्न आ गया, पूछेगा आपसे शेख निजामुद्दीन औलिया से द्वेष रखने वाला खिलजी वंश का शासक कौन था, तो आप क्या बताएंगे? मुबारक शाह। नंगा मुबारक और औरतों के कपड़े पहन के दरबार में कौन आ जाता था? मुबारक शाह। नंगा होकर दरबार में कौन आ जाता था? मुबारक शाह। सारी बातें मुबारक शाह के बारे में है। अब ये अलाउद्दीन के कुछ काम हैं जो आपको लगातार पेपर में अक्सर पूछे जाएंगे। अलाउद्दीन के सैनिक घोड़े पर हसीन जाम पीते हैं। घोड़े पे बैठ के शराब पीते हैं, अलाउद्दीन के सैनिक हैं। अलाउद्दीन की जितनी भी बातें हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं वो लगभग सब कवर हो जाएंगी इसी से। अलाउद्दीन का मतलब अलाउद्दीन अलाई दरवाजा भी इसी ने बनवाया। सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा, स्थायी सेना रखने की प्रथा, घोड़े दागने की प्रथा, घोड़े पर एक चिन्ह बना दिया जाता था, घोड़े के नाल का मेहराब। हाँ, एक चीज और, घोड़े दागने की प्रथा, घोड़े पर एक चिन्ह लगा दिया जाता था कि ये संबंधित व्यक्ति का घोड़ा है, घोड़े के नाल के मेहराब। ये और इंपोर्टेंट नई चीज मैंने इसमें जोड़ी है। और एक बात और है, अपडेटेड ही लें, जितनी भी चीजें अपडेट हो जाती हैं, एक भी मिस हो गई तो बात बनेगी नहीं। घोड़े के नाल का मेहराब मतलब जो चीजें अगर आकृति बन रही है तो वो कुछ इस आकार में हम बना रहे हैं मेहराब को। ये भी अलाउद्दीन ने ही शुरुआत की थी। हाँ, 1000 खंबा महल किसने बनवाया? अलाउद्दीन ने। सीरी का किला किसने बनवाया? अलाउद्दीन ने। सैनिकों को नगद वेतन देने की शुरुआत की किसने? अलाउद्दीन ने। जमयत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई? अलाउद्दीन ने। किसने बनवाया? अलाउद्दीन ने। सैनिकों की हुलिया रखने की प्रथा किसने शुरू की? अलाउद्दीन ने। स्थायी सैनिक रखना किसने शुरू किया? अलाउद्दीन ने। घोड़े दागने की प्रथा किसने शुरुआत की? अलाउद्दीन ने। ये सारी बातें अलाउद्दीन की हैं। और देखिए एक बात और आ जाइए, रियासत अल्लाह नियंत्रण करता है। रियासत जो है, किसी की भी रियासत हो,
पेज नंबर 7 देख रहे हैं, मध्यकालीन भारत के इतिहास का। अलाउद्दीन अमीर था, अब राजा था तो अमीर तो होगा ही होगा। इसी हिंट से हमें याद हो जाता है, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों का शासन देखा था। अलाउद्दीन, चलिए कोई बात नहीं है, नहीं मान रहा तो, अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों का शासन देखा था। आगे आ जाइए। अब ये अलाउद्दीन जो है उसके द्वारा कुछ क्षेत्र जीते गए, इनको क्रम में लगाने का प्रश्न आता है। कैसा प्रश्न आता है? क्रम में लगाने का। देखिए, अलाउद्दीन जरा थाम लो चित्रा का माल। अलाउद्दीन जरा थाम लो चित्रा का माल। अलाउद्दीन खिलजी की विजय है। जरा, जरा, जरात गुजरात, गुजरात जीता 1297 में। थाम, थंबोर, रणथंबोर जो जीता है इसने 1297 और 2 99 301 में, मतलब 1301 1299 में क्या जीता? थंबोर, रणथंबोर। चित्रा, इसके बाद चित्तौड़ जीता 1303 में, और माल, मालवा जीता 1305 में। एक कहानी और यहां आप समझ सकते हैं थोड़ी सी, अगर सन भी याद रखना चाहते हैं तो सन भी याद आपको हो सकती है। देखिए इन दोनों में 2-2 साल का अंतर है, 5, 3, 1। बस इसमें ये याद रखिए कि 97 के बाद 99 और 99 से 2 साल लग गए रणथंबोर जीतने में। देखिए ये प्रश्न भी आ गया था जिस बार मैंने ये ट्रिक बनाई थी, उसी साल आ गया था। स्पेशल क्लास 2021 में पढ़ाया है शायद। देवता बार बार समुद्र पार कर रहे हैं। देवता बार बार समुद्र पार कर रहे हैं। देवता, देवगिरी जीती है 1307 में, बार बार। वारंगल जीता है 1309 में, द्वार समुद्र जीता है 1310 में, पार पांड्य जीते हैं 1311 में। अलाउद्दीन खिलजी के नायब, नायब लिखा हुआ या नायब लिखा हुआ? नायब। मलिक कफूर ने 1307 में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को, यह प्रश्न भी आता है देवगिरी का शासक कौन था, तो रामचंद्र देव थे। इसके बाद क्रमशः वारंगल जीता है, फिर द्वार समुद्र जीता है, फिर पांड्य को दक्षिण विजय अभियान के तहत विजित किया था। आपके लिए प्रश्न आएगा इन चारों को क्रम में लगाने का। तो देवता बार बार समुद्र पार कर रहे हैं। देवता, देवगिरी जीता, फिर वारंगल जीता, फिर द्वार समुद्र जीता और फिर पांड्य जीता। एक और इंपॉर्टेंट बात है, मुसलमानों के दुश्मन खुश हैं। मुसलमानों के दुश्मन खुश हैं। मुसलमान दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन या मुसलमानों का दुश्मन किसे कहा जाता था? खुसरव शाह को। नासिरुद्दीन खुसरव शाह को एक नारा दिया गया, इस्लाम खतरे में, इसी के खिलाफ ये नारा दिया गया और इसी को इस्लाम का दुश्मन कहा गया। किसको? खुसरव शाह को। इसका पूरा नाम था नासिरुद्दीन खुसरव शाह। पेज नंबर 8 है। अमीर मालिक चालू है, खजाना छिपा के रखता है। अमीर है तो खजाना होगा ही होगा। अमीर मालिक चालू है, खजाना छिपा के रखता है। अमीर, अमीर खुसरो। मालिक, मलिक कफूर की दक्षिण विजय चालू। चोलों की हार, खजाना छिपा। खजाइन उल फतू, खजाइन उल फतू पुस्तक किसने लिखी है? अमीर खुसरो ने। इसमें किस बात का वर्णन है? मलिक कफूर की दक्षिण विजय का वर्णन है, प्लस चोलों की हार का वर्णन उसने किया है। किस किताब में? खजाइन उल फतू में। और किसने की? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो, मालिक, मलिक कफूर की दक्षिण विजय, चालू, चोलों की हार, खजाना। खजाइन उल फतू पुस्तक का नाम है। आगे चलते हैं। ये और इंपॉर्टेंट है, आलिया भट्ट का नाम आपने सुना ही होगा, रणवीर सिंह को भी आप जानते होंगे। आलिया रणवीर के साथ राजी है या खुश है? आलिया रणवीर के साथ खुश है। आलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया खुसरो। अमीर जो खुसरो था वो शेख निजामुद्दीन औलिया का चेला था। गुरु का नाम क्या है अमीर खुसरो के का? औलिया। अच्छा,
सात सुल्तानों का शासन देखा था किसने? अमीर खुसरो ने। आगे चलते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य है ये। दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया राजस्व विभाग था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया था तथा उपज का 50% तक कर के रूप में लिया जाता था। घड़ी कर अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। इसने रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि दी थी। पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। पद्मिनी की कहानी का आधार मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। यह कथन बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी शुरुआत की थी। जवाबित, बहुत इंपॉर्टेंट है, जवाबित क्या था? शरीयत के अलावा राजकाज चलाने हेतु सुल्तान द्वारा बनाए गए नियमों को जवाबित कहा जाता था। हिंदुस्तान की आबोहवा खुरासान से बेहतर है, ऐसा लिखा था अमीर खुसरो ने। आगे की वीडियो में देखेंगे। हैव ए नाइस डे। तुगलक वंश आएगा इसके बाद पेज नंबर 9 से। हैव ए नाइस डे, बाय। मध्यकालीन इतिहास में टॉपिक है तुगलक वंश। जी के ट्रिक, सिंपल लैंग्वेज। जी गुलाम है, के इसके बाद खिलजी है, टी तुगलक वंश इसके बाद आता है तुगलक। तू गया नासिक, तू गया नासिक, तू तुगलक वंश गया। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। नासिक नासिरुद्दीन मोहम्मद, नासिरुद्दीन मोहम्मद इसका अंतिम शासक था। पहला प्रश्न तो यहीं से तैयार हो गया। तू गया नासिक, तू तुगलक, गया गयासुद्दीन तुगलक, नासिक नासिरुद्दीन मोहम्मद इसका अंतिम शासक। आगे आ जाओ। अलाउद्दीन खिलजी था, गयासुद्दीन तुगलक भी अमीर ही था। क्योंकि भाई राजा है तो अमीर तो होगा ही होगा ना। गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का संस्थापक तुगलक। तुगलकनामा का रचनाकार, तुगलकनामा का रचनाकार कौन था? अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। तुगलकनामा किसने लिखी है? अमीर खुसरो ने। चलिए ये आ जाइए। रवि, इनको बता कैसे मारा राह में पागल को। राह माने रास्ता होता है, पागल को रास्ते में कैसे मारा? रवि, इनको बता। रवि का मतलब रबात, मोरक्को की राजधानी है रबात। ज्योग्राफी आ गई है, अगर इसके साथ याद हो रही है तो प्रॉब्लम क्या है? कहां का निवासी था? मारा मोरक्को का निवासी था। कौन? देख लेते हैं एक बार। रवि, इनको इब्न बतूता, बगल में जूता। गाना सुना है आपने? नहीं सुना? पहने तो करता है। कोई बात नहीं है। रवि, रबात राजधानी है जहां का ये निवासी था, अभी भी अब राजधानी है। इनको इब्न बतूता, बता, इनको बता, इब्न बतूता हो गया। कैसे मारा? मोरक्को का निवासी था। राह, रहला नामक किताब लिखी। पागल बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह कहा जाता था। उसी के समय यह आया था। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था तथा मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। कब आया था? समय आया था। रबात मोरक्को की राजधानी है। इब्न बतूता ने रहला नामक पुस्तक लिखी है। मोहम्मद बिन तुगलक को ही पागल बादशाह कहते थे। उस पागल बादशाह के समय ही यह आया था। पागल बादशाह किससे कहते थे? मोहम्मद बिन तुगलक से। यहां ना अभी जब कोई नोट्स पहुंच गए तो इसे सही कर लीजिए कि समय आया था, साथ नहीं आया, उसके समय आया था। रवि, इनको बता राह में कैसे मारा पागल को। पागल बादशाह के समय आया। रवि, रबात राजधानी है, मारा मोरक्को। इनको बता, इब्न बतूता की बात हो रही है। राह, रहला नामक किताब इसने लिखी थी। पेज नंबर 10 देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक या फिरोज तुगलक के
का। देखो दारू वारू भाई मैं तो पीता नहीं, आप अपनी देखो, जिसको शौक हो वो पिए, जिसको खुशी में पियो, गम में पियो, ज्यादा खुशी में पियो, ज्यादा गम में पियो, बॉडी बनाओ, ऐस करो, अपना क्या है। अकबर और फिरोज ने रोज बाग में दारू नहीं पी। अकबर और फिरोज ने रोज बाग में दारू नहीं पी। अकबर, इससे मध्ययुगीन अकबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्यकाल का अकबर। अब सोचना एक बात यह है कि ये उपाधि से बिल्कुल बाद में मिली होगी, क्योंकि अकबर जो है वो बाद का है और फिरोज शाह, ये फिरोज तुगलक बहुत पहले रहा था। लेकिन आधुनिक इतिहासकारों ने इसे संज्ञा दे दी, एक नाम दे दिया कि जिस प्रकार अकबर उदार था उसी प्रकार यह भी उदार था। अकबर, मध्ययुगीन अकबर, इसे ही कहते हैं अद्दा नामक सिक्का इसी ने चलाया था। अद्दा, पौवा, दारू अच्छी तरह जानते हो आप लोग, टैलेंट की तो कोई कमी है ही नहीं हमारे यहां। एक और से कुछ बोलते हैं मुझे लगता है, खंबा, राइट, अद्दा, पौवा, खंबा। अब देखो दारू की बात हो रही है, दारू नहीं पी, दारू, अद्दा, अद्दा नामक सिक्के भी इसी ने चलाए। फिरोज शाह तुगलक की बात हो रही है। अभी और भी समझते हैं। इसने अपनी आत्मकथा फुतूहात ए फिरोज शाही, फुतूहात ए फिरोज शाही किसने लिखी? खुद। आत्मकथा तब होती है जब हम अपनी जीवनी अपने आप लिखते हैं। ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, जीवनी और आत्मकथा। रोज, इसने रोजगार कार्यालय खुलवाए, जो जजिया कर लगाया, जौनपुर नामक शहर बसाया, बाग, बहुत सारे मेरे ससुर ने बाग लगायो री, गाना सुना है आप लोगों ने? डाली डाली पे अनार, सुना होगा भैया। अपने आप टैलेंट की कोई कमी नहीं है। और इसने भी बहुत सारे बाग लगाए थे, किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। अब दारुल ए सिफा या दारुल सिफा नामक अस्पताल इसी ने बनवाया था। नहीं, बहुत सारी नहर एवं नगरों का निर्माण इसने करवाया, किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। एक बार फिर देखते हैं पूरी बातें, तब समझ में आएंगी। अकबर और फिरोज ने बाग में दारू नहीं पी। नहर और नगर दोनों बनवाए, किसने? मध्यकाल में बहुत सारे नहरों और नगरों का निर्माण करवाया। जौनपुर नामक नगर बसाया, किसने? फिरोज शाह ने। दारुल नामक अस्पताल बनाया, फिरोज शाह ने। बाग, बहुत सारे बाग लगवाए, फिरोज शाह ने। जजिया कर लगाया प्लस जौनपुर नामक नगर बसाया, फिरोज शाह ने। फुतूहात फिरोज शाही लिखी खुद अपनी। रोजगार कार्यालय खुलवाए, किसने? फिरोज तुगलक ने। अकबर, मध्ययुगीन अकबर इससे कहते थे। और अद्दा पौवा जानते हो, और इस गाने में भी आ जाए, अद्दा पौवा लेके वो पिल्ला पालूंगी जरूर, उसमें भी है ये। तो अद्दा नामक सिक्का चलाया किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। 5-6 लाइनें और हैं, इन्हें भी याद। फिर इसका राज्याभिषेक भी हुआ, मतलब फिर का मतलब दोबारा। फिरोज शाह तुगलक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। इसने अपने शासन काल में रिश्वत को बढ़ावा दिया। समझ तो रही होंगे आप। पदचिन्ह, आज तक आप उन पदचिन्हों पर चले आ रहे हैं। जौनपुर, हिसार, फतेहाबाद, फिरोजाबाद फिरोज शाह तुगलक ने ही बसाए थे। दीवाने खैरात भी इसने बनाया, अनाथों, लड़कियों और विधवाओं की देखभाल के लिए। दीवाने बंदन की भी स्थापना इसने की, दासों के लिए। अब ये मोहम्मद बिन तुगलक हमारे जो पागल बादशाह के नाम से सुशोभित रहे, उनके बारे में बात कर रहे हैं। ये देखिए, जहां पर ना आदिल तुगलक बाहर गया है, ठीक है, बाहर गया है, बाहर का मतलब आप समझते हैं, मैंने बाहर लिखा था, बाहर गया है, कोई बात नहीं। जहां पना आदिल तुगलक व्यक्ति है वो बाहर गया है। जहां पना नगर बसाया मोहम्मद बिन तुगलक ने। आदिलाबाद का किला बनाया मोहम्मद बिन तुगलक ने। तुगलक का मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। बाहर 12 खंबा महल बनाया मोहम्मद बिन तुगलक ने। गयासुद्दीन का मकबरा बनवाया मोहम्मद बिन तुगलक ने। आगे पढ़ेंगे। कोई दीवाना कहता है,
कोई पागल अब भाई पागल हो तो पागल ही समझेगा, होशियार होते तो होशियार समझता। आगे इसी वीडियो में देखेंगे। हैव ए नाइस डे, बाय। वो देशभक्ति गाना पेज नंबर 13 है, मध्यकालीन भारत के इतिहास का। हिंदी वाले सर है ना अपने, सीधे हैं यार, बहुत मुबारक हो आपको कि हिंदी वाले सर सीधे हैं। हिंदी वाले सर सीधे हैं, मुबारक हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है जो अक्सर पूछी गई है, तारीख ए मुबारक शाही। क्या नाम है किताब का? तारीख ए मुबारक शाही। हिंदी सर हिंदी, वैसे वहाँ सर हिंदी लिखा हुआ आएगा लेकिन पूरा नाम भी याद कर लीजिए, याहिया बिन अहमद सर हिंदी। याहिया बिन अहमद सर हिंदी ने ये पुस्तक लिखी है। हिंदी वाले सर सीधे हैं और सीधे सैयद वंश से इस राजा का संबंध था। किताब का नाम मुबारक शाह के बारे में है किताब, तारीख ए मुबारक शाही। सैयद वंश से संबंधित है, किसने लिखी? सर हिंदी ने। आगे चलते हैं। लोधी वंश ने 1551 से 1451 से 1526 तक शासन किया। बहसी इब्राहिम, बहसी लोग होते हैं आपके आसपास भी होगा जो बहुत ज्यादा बहस करते हैं, वे लोग बहसी हम बोलते हैं। बहसी इब्राहिम, बहलोल लोधी। लोधी वंश का जो संस्थापक था वो था बहलोल लोधी। सी, इसके बाद सिकंदर लोधी, फिर इब्राहिम, इसके बाद इब्राहिम लोधी। लोधी वंश के 3 ही शासक रहे। 1451 से 1526 तक शासन किया। शासक में सबसे कम यही है, शासक में। शासन में तो सैया खुजाओ आराम से, जी के ट्रिक सिंपल। सैयद वंश वाला है जो सबसे कम समय शासन किया है। और शासक जो कुल 3 ही रहे वो इसी वंश के हैं, मतलब 3 ही राजा बने। लोधी वंश का प्रथम शासक बहलोल लोधी था तथा दूसरा शासक सिकंदर लोधी था, तीसरा इब्राहिम लोधी। ये 1526 के युद्ध में, पानीपत वाले युद्ध में बाबर से हार गया और ये वंश खत्म हो गया था। 1504 में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर बसाया था। अब इसकी सन पूछ सकता है आपसे, बस। नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी सिकंदर लोधी के समय आरंभ हुआ था। 1517-18 महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य खातौली का युद्ध हुआ। ये खातौली के युद्ध देखिए, वो जो प्रसिद्ध युद्ध है उनको भी पूछते हैं, बीच बीच में ऐसे युद्ध भी पूछे जाते हैं जो प्रसिद्ध रहे। तो खातौली का युद्ध आप रट लीजिए, कहीं लिख लीजिए। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ। गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना सिकंदर लोधी किया करता था। इसी बीच यहाँ ये सब चल रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई दक्षिण भारत में। तो वहाँ ना 3-4 वंश हैं, 4 वंशों ने शासन किया है, तो चारों वंशों को क्रम में लगाने का प्रश्न आता है। संग में साले के ताला आ गया। संग पहला, जो सबसे पहला वंश है हरिहर और बुक्का वाला, हरिहर प्रथम बुक्का प्रथम, उसमें भी 2-3 है। तो संगम वंश जो है वो संगम वंश से संबंधित है, हरिहर और बुक्का। संगम वंश के बाद साला, सुलभ वंश गद्दी पर बैठा था विजयनगर साम्राज्य में। ताला, इसके बाद तुलुप वंश बैठा था। आ गया अरवेडु वंश इसके बाद। इन वंशों को क्रम में लगाने का प्रश्न पूछेगा तो संग में साले के ताला, संग, संगम, साले सुलभ, ताला तुलुप, फिर अरवेडु, ये 4 वंश हैं। और विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख 4 वंश ये हो गया। तो संस्थापक नरसिंह सालुब, हरिहर एवं बुक्का तो बता दिया, साले का कौन था? नरसिंह सालुब। तुलुप वंश का है संस्थापक वीर नरसिंह। अरवेडु वंश का संस्थापक है तिरुमल या तिरुमाल। पेज नंबर 14 और देख लेते हैं। संगम वंश, मैंने हरिहर बुक्का के बारे में तो बता ही दिया था। हरिहर बुक्का ने संगम पर विजय पाली है। हरिहर और बुक्का किसके थे? संगम वंश से संबंधित थे, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थे। 1336 में हरिहर और बुक्का ने स्थापना की थी किसकी? विजयनगर साम्राज्य की, 1336 में। अब आ जाते हैं तुलुप वंश के। कृष्णदेव राय महान शासक थे, तेनालीराम इन्हीं के दरबार में रहा करते थे। कृष्ण बड़ा प्रसिद्ध थे तेनालीराम अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी के लिए। कृष्ण तेरे 8 आम नाग ले गया। कृष्ण तेरे 8 आम नाग ले गया। कई इंपोर्टेंट फैक्ट हैं इनके। कृष्णदेव राय की बात है। तेरे तुलुप वंश से संबंधित थे। तेनालीराम इन्हीं के दरबार में रहा करते थे। 8
अष्टदिग्गज इन्हीं के दरबार में रहा करते थे, अष्टदिग्गज। आमुक्त माल्यम की रचना इन्होंने ही की। आंध्र भोज की उपाधि इन्हीं की थी। मदालिसा चरित्र भी इन्हीं की लिखी हुई किताब है। नागलपुर नगर भी इन्हीं ने बसाया था। दोबारा एक बार समझना पड़ेगा। कृष्ण तेरे तुलुप वंश के शासक थे। कृष्णदेव राय की बात हो रही है। तेनालीराम यहीं के हैं, इन्हीं के दरबार में रहते थे। तुलुप वंश है इनका। 8 अष्टदिग्गज इन्हीं के दरबार में रहते थे। आमुक्तमाल्यम इन्हीं की रचना है। आंध्र भोज इन्हीं की उपाधि है। मदालिसा चरित्र भी इन्हीं की रचना है। नागलपुर नगर भी इन्हीं ने बसाया था। आमुक्त माल्यम की जो रचना की है वो तेलुगु में, और मदालिसा चरित्रम देखिए, राजा भी अगर आप यहां समझेंगे तो विद्वान है। राजा भी विद्वान है, वो संस्कृत भाषा भी अच्छी तरह जान रहे हैं, तेलुगु भाषा भी अच्छी तरह जान रहे हैं, और ग्रंथों की रचना भी कर रहे हैं। आगे चलते हैं। देवताओं के संग निकल गया अब्दुल। देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय। दोबारा, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय संगम वंश के थे। निकोलो कांटी और अब्दुल रज्जाक। यहां से समझना यह है, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय दोनों संगम वंश से संबंधित थे। निको वो देशभक्ति गान, पेज नंबर 15 देख रहे हैं। आधुनिक मध्यकालीन भारत के इतिहास का। बार बार कृष्ण के पास जाओ, बार बार कृष्ण के पास अक्सर लोग जाते हैं वहां भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। और रमण रेती तो आपने सुनी ही होगी, वहां मन रमण जाता है। लेकिन ये बात तो आपकी सुनी है, आपका मन भी करता होगा श्री कृष्ण के धाम घूमने का। इसी से ही आपको कई सारे फैक्ट याद हो जाएंगे। बार बार, बारबोसा नाम का यात्री था। क्या नाम था उसका? बारबोसा। क्या नाम था? कृष्णदेव राय के समय आया था भारत में। देखो सीधा सीधा है, कृष्णदेव राय। पास डोमिंगो पायस प्लस बारबोसा कहां का था? पुर्तगाल का। दोनों जो है ये आए कृष्णदेव राय के शासन में। कृष्ण तेरे 8 आम नाग ले गए। नागलपुर नामक शहर बसाया था इन्होंने, कृष्णदेव राय ने। तुलुव वंश से संबंधित थे। विजयनगर साम्राज्य में शासन किया करते थे। आमुक्तमाल्यम ग्रंथ की रचना की थी। यह सब मैं पहले आपको बता चुका। अष्टदिग्गज इन्हीं के दरबार में रहा करते थे। दोनों बातें ये समझनी है, चाहे वो डोमिंगो पायस है अथवा बारबोसा है, दोनों ही पुर्तगाल के निवासी थे। एक और बात, कभी कभी इन दोनों को क्रम में, मतलब यात्रियों को क्रम में लगाने का प्रश्न आया है।
तो क्या करेंगे, जिसका नाम पहले आया है बार बार, बारबोसा पहले आया है किससे, डोमिंगो पायस से। विजयनगर साम्राज्य प्री और मीन्स दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, फैक्ट आपको लिख लेंगे। वैसे तो स्त्रियां पर्दा नहीं करती, वैसे स्त्रियां पर्दा नहीं करती। अब विजयनगर साम्राज्य हिंदू साम्राज्य है, आप देखिए पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी किसमें, विजयनगर साम्राज्य में। वैसे वेशभग प्रथा, यह वेशभग का क्या मतलब था, मनुष्यों का क्रय विक्रय हुआ करता था, यह वेशभग प्रथा थी। स्त्रियों को उच्च पद भी प्राप्त थे, सेना में भी काम किया करती थी और पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी। कृष्ण मेरे 8 बेटे हैं, ये अलग से ला दिया है मैंने आपके लिए। एक कृष्ण, बहुत कृष्ण जो है इनकी जो महिमा है वो अपरंपार है। कलयुग केवल और श्री रामचरितमानस में भी लिखा है कि नाम की बहुत बड़ी महिमा है, कृष्ण के नाम की भी बहुत बड़ी महिमा है। ये अष्टछाप 8 कवियों का समूह था, 8 अष्टछाप की बात हो रही है। कब था ये, मध्यकाल में ही था। अब आप सोच रहे होंगे ये तो हिंदी की बात ले आए सर, नहीं, ये दोहरा इंपोर्टेंट है, हिंदी के लिए भी इंपोर्टेंट है और मध्यकाल की दृष्टि से भी, मध्यकाल के इतिहास की दृष्टि से भी इंपोर्टेंट है। कृष्ण, ये कृष्ण की भक्ति किया करते थे। जो इस अष्टछाप के संस्थापक थे बेटे विट्ठलनाथ प्रभु को माना जाता है। अष्टछाप 8 कवियों का समूह था। कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंद दास और चतुर्भुज दास, ये सभी अष्टछाप कवि थे। एक और बात, अगर कभी हिंदी विशेष का पेपर दे रहे हो तो निम्न में से कौन अष्टछाप में शामिल नहीं था, ये पूछ लेंगे। अष्टछाप तो पूछ ही लेते हैं क्या था, तो कवियों का समूह था, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। और यहाँ ये भी है कि कौन नहीं था वो भी आपको याद रखना है। संस्थापक कौन था, विट्ठलनाथ प्रभु। नंदू का भंवरा मंजरी का रस पी रहा है, ये सभी भी मध्यकाल में लिखा गया है। ये मध्यकालीन साहित्य है जिनके लेखक हमें याद रखने होते हैं। नंदू, नंददास की बात है। भंवरा, भ्रमर गीत, मंजरी, विरह मंजरी और रस मंजरी। भ्रमर गीत, विरह मंजरी तथा रसमंजरी, ये सभी किसकी रचनाएं हैं, नंददास की रचनाएं हैं। तुमने पागल को कब कूटा, तुमने पागल को कब कूटा, तमिल कविता के त्रिरत्न कहा जाता है इन्हें। तमिल कविता के 3 बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। प्रश्न आएगा निम्न में से कौन तमिल या त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तुमने पागल को कब कूटा, तुमने तमिल कविता के त्रिरत्न की बात है। पागल, इसका नाम है पुगलैंडी। कब, कंबन, कूटा, कुट्टन, कुट्टन, कंबन, पुगलैंडी। अब ये उत्तर प्रदेश में अगर आपने किसी से बोल दिया डंडा लेके मारेगा भाई, ये वाला शब्द बिल्कुल महामूर्ख आदमी को कर, अरे यूपी के हैं आप समझिए, हाथरस में आप कभी आइए, मथुरा कभी आइए, ये शब्द बोल दीजिए, वो गाली गलौज हो जाएगी आपस में। पुगलैंडी, कंबन और कुट्टन तमिल कविता के त्रिरत्न हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। बाबर 1526, 27, 28, 29, 30 में मर गया। अपनी जब आत्मकथा लिखता है बाबरनामा, तो उसमें वो वर्णन करता है कि अगर भारत में कोई शक्तिशाली शासक है तो वो कृष्णदेव राय हैं। वही तेलुगु, वो क्या नाम है, तेनालीराम वाले, इनके दरबार में तेनालीराम रहा करता था। बहुत ही, अब वो साहित्य हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, वह साहित्य बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहा है जो पहुंचना चाहिए। वास्तव में बहुत सारी किताबें आती थी इनकी, तेनालीराम की कई कॉमिक टाइप की आती थी, उससे बच्चा मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि भी सीखता था। अब ससुरा मोबाइल से ही फुर्सत नहीं है, रील बनाओ, रील देखो, जिंदगी चलाओ। एक तालीकोटा का जो युद्ध है बहुत इतिहास में
प्रसिद्ध युद्ध है। तालीपुर के इलाके भुट्टे पाकिस्तान जाते हैं, 1565 में हुआ था। इसे राक्षसी एवं तंगड़ी, ये राक्षसी एवं तंगड़ी ना दो जगह का नाम है, गांव थे ये, नामक जगह पर दक्कन की सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी और दक्षिण भारत के अंतिम हिंदू साम्राज्य का पतन हुआ था। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। विठल स्वामी मंदिर तथा 1000 खंबा महल का निर्माण राजा, ये कृष्णदेव राय बहुत इंपोर्टेंट है, राजा कृष्णदेव राय ने ही करवाया था। अपनी मदुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री थी गंगा देवी। हम्पी यूनेस्को को विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित किया गया है। एक और है, दिल्ली सल्तनत से जुड़ी हुई एक बात और है, इस्तियाक को पेंशन मिलती है। अब पेंशन के लिए आप लोग तो भटक रहे हैं, माननीयों ने तो अपना चला ही रखा है, तो पेंशन वैसे उम्मीद है इस सरकार में, ये जो अभी हाल फिलहाल के लोकसभा के चुनाव है उससे पहले कोई ना कोई घोषणा पेंशन के लिए, पेंशन के संदर्भ में कर दी जाएगी। इस्तियाक को पेंशन मिलती है। दीवाने इस्तियाक क्या था? पेंशन विभाग था। और ईशा, देखिए बहुत सारी लड़कियों का नाम होता है। और देखो एक बात और समझो, इंसान हो आप तो पत्र व्यवहार करोगे, इंसान ही करते हैं। अब देखो भाई बात समझो, गधे तो करते नहीं। अरे वो व्हाट्सएप पे आप करती हो ना, वो पत्र व्यवहार ही है, पत्र व्यवहार का स्वरूप बदल गया, उसमें पत्र कहीं नहीं है, बस उसे चैटिंग बोल देते हैं। और आजकल तो बहुत सारे ऑर्डर भी व्हाट्सएप पे ही आ रहे हैं भाई, सरकारी ऑर्डर भी व्हाट्सएप पे आ जाता है आजकल, अतिशीघ्र सूचित करें। तो ईसा पत्र भेजती है या इंसान पत्र भेजते हैं, ऐसे करके आप याद रखिए, ईशा ने पत्र भेजा। दीवाने इंसा, क्या बोलते हैं? दीवाने इंसा। सल्तनत काल में क्या था? पत्राचार विभाग था। क्या था? पत्राचार विभाग, दीवाने इंसा। आगे का अगली वीडियो में देखेंगे, पेज नंबर 17। महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन्हें देखते हैं। अमीर सिपाही खजाने के आशिक थे, देखेंगे खजाना भी लूटेंगे। पेज नंबर 17 देख रहे हैं, मध्यकालीन भारत के इतिहास का। गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरुआत होती है 1206 से, और क्यूमर्स तक 1290 तक इन्होंने शासन किया है गुलाम वंश ने। इसको ही ममलूक वंश भी कहा जाता है। कुरान में अनुमोदित 4 कर लगाने की अनुमति थी, बस खराज, जजिया, खुम्स एवं जकात, 4 ही कर लगते थे, जिन्हें खराज, जजिया, खुम्स लूट में हिस्सा था। खराज जो है वो एक भूमि कर था। जजिया गैर मुस्लिमों से वसूला जाने वाला धार्मिक कर था। जकात मुस्लिमों से वसूला जाने वाला धार्मिक कर था। खुम्स लूट का ही धन था, उसी में हिस्सा मिल जाता था। हदीस जो है, ये हदीस की चर्चा आप बार बार सुनते होंगे। हम हदीस में जो लिखा है उससे एक कदम आगे नहीं होंगे, एक कदम पीछे नहीं हो सकते। जब कभी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है, ये बातें आपको तर्क के रूप में प्रस्तुत करनी होती हैं जब आप मेंस लिख रहे होते हैं। हदीस एक इस्लामिक कानून है। कुरान के बाद दूसरा स्रोत जो है वो हदीस ही है। अब इक्तेदारी प्रथा चलती थी तो आपको टैक्स इकट्ठा करने के लिए नियुक्त किया गया है। इक्तेदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि को फवाजिल कहते थे। क्या कहते थे? फवाजिल। मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। कीर्ति स्तंभ के प्रशस्तिकार अभि और महेश थे। ज्यादा डीप में मत जाओ, इन्हें मत याद रखो, बस राणा कुंभा, कीर्ति स्तंभ जरूर याद कर लो। भारत में विशुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित प्रथम मकबरा जो था वो बलबन का बना था। ये फैक्ट ऐसे हैं जो अक्सर आए हुए हैं, तो आपको इन्हें तैयार करना होता है। अमीर सिपाही खजाने के आशिक थे।
अमीर सिपाही खजाने के आशिक थे। अमीर, अमीर खुसरो। सिपाही, नूह ए सिपहर। खजाना, खजाइन उल फतूह। आशिक और आशिका, आशिका पुस्तक, खजाइन उल फतूह पुस्तक, नूह ए सिपहर पुस्तक, ये सब किसकी हैं? अमीर खुसरो की। मैंने कहा आपसे, अमीर सिपाही खजाने के आशिक थे। अमीर, अमीर खुसरो। सिपाही, नूह ए सिपहर पुस्तक किसकी है? अमीर खुसरो की। जमालो की अम्मा ने ऐसा किया, वो वाली बात भी सुनी होगी आपने। एक और कई इनकी हैं, पथिक प्यासा क्यों, गधा उदासा क्यों, इस प्रकार की 5वीं श्रेणी की पहेलियां बनाकर प्रसिद्ध हुए अमीर खुसरो। भाई देखो, आज की बात देखो, यहां ये समझना जरूरी है, तत्कालीन स्थिति में आपको बुद्धिमान माना जा सकता है इस प्रकार की आप पहेलियां करते हैं तो। अरे वो बात ठीक है, ये खजाइन उल फतूह, आशिका, नूह सिपर आपने बादशाहों को प्रसन्न करने के लिए लिखी हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये उनकी जो बच्चों से संबंधित बहुत सारी चीजें हैं, या ये कहिए कि उन्हें पहेलियां कहते थे, उनका एक ही बात में जवाब आता था। और तोता हिंद तो कहते ही कहते हैं। कहां जन्म हुआ इनका? पटियाली में। कहां पे? पटियाली में। कहां है पटियाली? कासगंज में। बरना फिरोज फतवा देगा। बरना, बरनी की पुस्तकें हैं। फिरोज, तारीख फिरोज शाही। फतवा, फतवाए जहांदारी। फतवाए जहांदारी और तारीख, देखो तारीख फिरोज शाही 2-3 किताबें हैं, तो एक तारीख फिरोज शाही लिखी है बरनी ने, एक तारीख मतलब एक किताब, और फतवाए जहांदारी पुस्तक के लेखक हैं बरनी। अब ये इंपोर्टेंट बुक्स हैं जो हर बार मैच मेकिंग में आ ही जाता है। तबकात ए नासिरी, मिन्हास उस सिराज की किताब है। मिन्हास उस सिराज की किताब है तबकात ए नासिरी। ताजुल मासिर किताब का नाम है, मोहम्मद हसन निजामी ने लिखी है। तारीख ए मुबारक शाही, अहमद मुबारक हो, मुबारक शाही याहिया बिन अहमद ने लिखी है। फुतुहात ए फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक ने लिखी है। किताब नौरस इब्राहिम आदिल शाह दुती द्वारा लिखी गई थी। नौरस नगर की स्थापना भी इसी ने की थी। किसने? इब्राहिम आदिल शाह दुती द्वारा। सबक ए हिंदी, नई फारसी काव्य शैली। सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को कहते हैं। दस्तार बंदान, दस्तार बंदान उलेमा कहलाते थे। बहमनी साम्राज्य की बात करते हैं थोड़ी सी। बहन कुतुब मीनार गोल है, और वास्तव में ही गोल है, ऐसे चक्कर मार सकते हो आप उसके गोल गोल। बहन कुतुब मीनार गोल है। यहां पे ये समझना है, बहन बहमनी साम्राज्य के संस्थापक जो थे कुतुब शाह थे, और राजधानी क्या थी? गोलकोंडा। गोलकोंडा इनकी राजधानी थी बहमनी साम्राज्य की। कुतुब शाह इनके संस्थापक थे। अरे आदिल का तो वीजा लग गया है भाई, तुर्की जाएगा। आदिल का वीजा लग गया है। जो आदिल शाही वंश था, कहां पे शासन था उनका? बीजापुर में। बीजापुर में कौन शासन किया करता था? आदिल शाही वंश। जैन उल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। ये अभी आया है, अभी कुछ दिन पहले ही 2023 वाले एग्जाम में भी आया है। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। काकतीय वंश की राजधानी वारंगल तथा यादव वंश की राजधानी देवगिरी थी। यह सब दक्षिण भारत की बात है। बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबद के नाम से विख्यात है तथा विश्व के विशालतम गुंबदों में से एक है। पेज नंबर 19 अगली वीडियो में देखेंगे। आखिरी अखरोट जाय दे दो। जाय अगर आप यूपी के हैं, मथुरा, हाथरा, उत्तर प्रदेश, हाथरस, आगरा आदि में निवास करते हैं तो जाय शब्द तो जानते ही होंगे, मतलब इसको। पेज नंबर 19 देख रहे हैं, मध्यकालीन भारत के इतिहास का। अखरोट आप अच्छी तरह खाते होंगे, आप खाती भी होंगी, तो अखरोटों का मौसम अभी नहीं है, आएगा थोड़े बहुत दिन में, तब खाना बेटा। आखिरी अखरोट जाय दे दो भाई। जायसी की रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की। अखरोट, अखरावट,
आखिरी आखिरी कलाम, आखिरी कलाम रचना और अखरावट रचना मलिक मोहम्मद जायसी की है। इनकी और भी किताबें हैं, बारहमासा तथा पद्मावत। पद्मावत इंपोर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है। रामायण और महाभारत में नकाब, रामायण और महाभारत में नकाब। देखिए एक बात समझाता हूं, रामायण देखिए अगर इसका अनुवाद आ जाए कि इसका जो फारसी में अनुवाद किया गया रामायण का, संस्कृत में थी रामायण, इसका फारसी अनुवाद हुआ तो देखो रम, राम लिखा है तो रम नामा, रम तो है रामायण का, और रजमनामा, रजमनामा है महाभारत का अनुवाद। अब ये इन दोनों ने मिलकर किया है, नकीब खां और बदायूनी। रामायण और महाभारत में नकाब का वादा लिख लो, नकाब का वादा, वादा बदायूनी थे शामिल थे और नकीब खां शामिल थे। इन दोनों ने मिलके रामायण का अनुवाद और महाभारत का अनुवाद किया था, रजमनामा और रमनामा। रमनामा रामायण का फारसी अनुवाद, रजमनामा महाभारत का फारसी अनुवाद। भाई मेरे को गुजरात के प्रबंध की कोई चिंता नहीं है भाइयों और बहनों, मैं नरेंद्र, वो तो समझ ही गए होगे आप किसकी बात कर रहा हूं मैं। हाँ, मेरे को गुजरात के प्रबंध की चिंता नहीं है। गुजरात के शासकों का इतिहास है, गुजरात का इतिहास वर्णन किया गया है इस पुस्तक में। किताब का नाम है प्रबंध चिंता, प्रबंध चिंतामणि पुस्तक का नाम है। लेखक है मेरुतंग, लेखक का नाम है मेरुतंग, किताब का नाम है प्रबंध चिंतामणि। क्या वर्णन है इसमें गुजरात के इतिहास का, गुजरात में किस किसने शासन किया, कि वंश वहां पे कौन कौन से थे, ये किसने लिखी है, मेरुतंग ने। राम का प्रिय, जो राम का प्रिय हो फिर उसे किसी के प्रिय होने की जरूरत नहीं है। राम का प्रिय कवि केशव है, राम का प्रिय कवि केशव है। राम, रामचंद्रिका, प्रिय रसिक प्रिया, कवि कवि प्रिया, केशव केशवदास। ये सब जो रचनाएं हैं वो केशवदास की प्रमुख रचनाएं हैं। रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, जहांगीर जसचंद्रिका, विज्ञान गीता, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, छंदमाला, नख सिखा, ये सब केशवदास की प्रमुख रचनाएं हैं। मतलब ये तो तीन चार तो यहां से याद हो गई, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका और कवि प्रिया। इसके अलावा भी आपको याद रखनी है। आगे का पेज देखते हैं। एक और ये कुछ धार्मिक रूप से या कहिए कि अति प्रसिद्ध व्यक्ति हैं समाज सुधार के क्षेत्र में। सगुण भक्ति शाखा भी है, निर्गुण भक्ति शाखा भी है, और इनको क्रम में लगाने का प्रश्न आता है। कबीरदास के गुरु, वैसे मैं दिमाग में लगाने की बता रहा हूं, अगर ये चार पांच नाम आए तो दिमाग में रखिए। कबीरदास इन सबसे पुराने हैं। कबीरदास के गुरु चैत में मर गए, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कार्तिक, ये आते होंगे आप पे, हिंदी में महीने हैं ये, ठीक है। कबीरदास के गुरु कब मरते, चैत में। कबीरदास इन सब में पुराने कौन है, कबीरदास 1398 से 1518 तक गुरु। इसके बाद गुरु नानक 1398, 1469 में इनका जन्म हुआ, 1469 में, तलवंडी पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान में। चैत, इसके बाद चैतन्य महाप्रभु हैं 1486 में। अगर यही प्रश्न आ जाए तो क्रम में लगा पाएंगे, और बीच में कोई और घुसेड़ दिया तो बात नहीं है। लेकिन दिमाग में ये रखना है कि गुरु नानक के बहुत बाद है मीराबाई, मतलब कई साल, 30 साल का लगभग अंतर है। तो मर मीराबाई। अदलिए रामदास, एक धरकरी संप्रदाय था मध्यकाल में ही, क्या नाम था, धरकरी। धर लिए रामदास, धरकरी संप्रदाय का प्रतिपादन किया था रामदास जी ने। एक बार आजा आजा, गाना सुना है हिमेश सरमिया का, कौन है वो, प्यारे बच्चों बताओ जल्दी कौन है। नहीं हिमेश, मैंने सरमिया कहा था ना, आप लोगों ने बोल दिया रेशमिया रेशमिया है? अरे सुधर जाओ, पढ़ाई लिखाई कर लोगे, गाने ही सुनते रहोगे बस। एक बार आजा गाना सुना है,
एकनाथ जो थे वो प्रतिपादक थे किसके? बरकरी संप्रदाय के, बरकरी संप्रदाय के प्रतिपादक थे एकनाथ। शंकर की अम्मी, शंकर देव का नाम आपने कभी सुना है? कहां था इनका कार्यक्षेत्र? असम में। अम्मी असम में कार्यक्षेत्र था शंकर देव का। मलूक उत्तर दो। देखिए बड़ा मलूक सो बालक है। अब वो अच्छा ठीक है, आपकी अम्मा ने आपसे नहीं कहा, कोई बात नहीं है। अच्छा उन्होंने भी सच ही बोला, कोई मलूक होगा तभी तो उससे मलूक कहेंगे। अब मेरे जैसे आदमी से तो कोई मलूक कहने से रहा। समझो बात यार, कुछ लगना भी तो चाहिए कि ये मलूक है, बड़ी मलूक सी छोरी है ना? तुमसे तो कहा नहीं होगा बेटा किसी ने आज तक? कहा है बड़ा मलूक सा छोरा है? नहीं ना, इतनी इज्जत देता ही नहीं कोई। तो घर में अगर आप यूपी बिहार के हैं, अगर आप थोड़े से सही दिखते हैं तो कोई पड़ोस की अम्मा ताई ये आपसे बोल सकती हैं। मलूक उत्तर दो। मलूक, मलूकदास। मलूकदास का जो कार्यक्षेत्र रहा है वह उत्तर प्रदेश रहा है। देखिए नरसी का भात बहुत दिन आपने सुना होगा, ये बीच में बहुत प्रसिद्ध भी हुए थे। तो नरसी मेहता गुजरात। नरसी मेहता का कार्यक्षेत्र कहां था? गुजरात में। पेज नंबर अगला देखते हैं, 21 अगली वीडियो में देखेंगे। नामदेव एक महान लुटेरे थे, अगली वीडियो में देखते हैं।